हाय एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्लड एंड ब्लड कंपोजिशन के बारे में। तो आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड के बारे में कि ब्लड की डेफिनेशन क्या होती है, कि ब्लड बेसिकली होता क्या है। ठीक है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसका मतलब क्या होता है? इट इज फ्लूइड। अब ये वर्ड जो आपके सामने आया है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो इस वर्ड का मतलब क्या है? ठीक है, तो देखो, इट्स फ्लूइड का मतलब है इट फ्लोज लाइक अ लिक्विड। जो ब्लड होता है वो लिक्विड स्टेट के अंदर होता है, मतलब हमेशा हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जो होती है, ये जो ब्लड वेसल्स है उसमें ये बहता ही रहता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलेंगे? बिकॉज इट कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करके रखता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। तो ओवरऑल आपको इसका मतलब समझ में आया कि ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है, कि ब्लड जो है वो लिक्विड स्टेट के अंदर है, हमारी बॉडी की जो वेसल्स होती है उसमें ये बहता रहता है। ठीक है, लिक्विड स्टेट में होता है। तो फिर इसको हमने कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला? क्योंकि ब्लड क्या करता है? डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट करके रखता है। अब ये कनेक्ट कैसे करता है? देखो, कनेक्ट कैसे करेगा? कैरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सेल। जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं उनके पास में क्या करता है? ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को लेके जाता है। ठीक है, एक सेल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में से, मतलब सप्लाई करता रहता है कंटिन्यूस। ठीक है, टेकिंग वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द सेल। सेल्स में से कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है मेटाबॉलिक, तो उसको लेके भी जाता है। उसके बाद में सेंडिंग हॉर्मोन्स अराउंड द बॉडी। हमारी बॉडी में हार्मोन सेंड करता है। और फाइटिंग इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से भी फाइट करता है, बिकॉज इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? WBCs प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स है कि इन रीजंस की वजह से हम ब्लड को क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। और फ्लूइड क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज वो लिक्विड स्टेट के अंदर है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेम नोट्स आपको हिंदी में भी मिल जाएंगे। देखो, सेकेंड अब बात आ गई कि फंक्शंस ऑफ ब्लड, कि ब्लड के फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले, कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी। सबसे फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करना, O2 को कैरी करना। तो ब्लड क्या करता है? लंग्स से ऑक्सीजन को कहाँ लेके जाता है? ये जो साइन दिख रहा है इसका मतलब है बॉडी। पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करता है। तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैसे सर्कुलेट करती है? थ्रू ब्लड। ठीक है, उसके बाद है डिलीवर्स फूड एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम स्टमक टू सेल्स। फूड और न्यूट्रिएंट जो होते हैं, बेसिकली डाइजेशन का काम आपके स्टमक में होता है, तो वहां पे जो भी न्यूट्रिएंट्स बने हैं तो स्टमक से सेल्स तक कौन लेके जाएगा उसको? ब्लड। ठीक है, रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट फ्रॉम सेल्स। सेल्स में अगर कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट है तो उसको रिमूव करने का काम भी कौन करेगा? ब्लड करेगा। बेसिकली फॉर एग्जाम्पल आप मानो कि कोई एक ऑर्गन है, ठीक है, इसके पास में ब्लड वेसल्स आई। तो ब्लड वेसल्स के अंदर ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, ये बह के ऐसे जा रहे हैं ऑर्गन्स के पास। ठीक है, जाने के बाद में ये पर्टिकुलर ऑर्गन क्या करेगा? इन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को और न्यूट्रिएंट्स को यूज कर लेगा। यूज करने के साथ साथ जो भी इसका वो वेस्ट प्रोडक्ट होगा ये वापस से क्या करेगा? जैसे कुछ भी एक शेप बना ली, ये जैसे वेस्ट प्रोडक्ट है, तो जो भी इसका वेस्ट जनरेट हुआ है ये वापस से उसको ब्लड में छोड़ देगा। फिर ब्लड इस वेस्ट को जहां वहां लेके जाएगी जहां पे उसको डंप होना है, मतलब जहां पे भी इस वेस्ट को ट्रीट करना होगा ब्लड उसको वहां पहुंचा देगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद हेल्प्स इन फाइटिंग इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है, क्योंकि ब्लड के अंदर आपके WBCs प्रेजेंट होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, जो आपके इम्यून सिस्टम के थ्रू काम करते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो कोई भी इन्फेक्शन होगा आपकी बॉडी में, कोई भी पैरासाइट, कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर आपकी बॉडी में आएगा तो वो तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हेल्प इन हीलिंग वाउंड्स, क्लॉटिंग। ठीक है, हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है। तो प्लेटलेट्स क्या करती है? क्लॉटिंग में हेल्प करती है। जब कभी लग जाती है तो प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाती है। ये आगे क्लासेस में हम इसको डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी ब्लड कंट्रोल करता है। तो ये कुछ फंक्शंस थे ब्लड के। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं, तुरंत से इसके साथ के साथ आप नोट्स बनाते जाओ, दैट विल बी मोर कन्वीनियंट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड, कि ब्लड की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कलर की, कि ब्लड का कलर कैसा होता है। जो देखो, दो तरीके की ब्लड वेसल्स होती है, एक होती है आर्टरी और एक होती है वेन्स। ये तो आपको पता ही है ना। आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और वेन्स जो होती है वो
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। आपको इसका मतलब तो पता ही होगा, ऑक्सीजनेटेड का मतलब हो गया दैट इट इज रिच इन ऑक्सीजन, कि इसमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है, ठीक है। और डीऑक्सीजनेटेड का मतलब हो गया रिमूवल, डी का मतलब रिमूवल हो गया बेसिकली, तो रिमूवल का मतलब यहाँ पे हो गया कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन काफी इसके अंदर लो है, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है। अब हम बात करते हैं कि आर्ट्रियल ब्लड जो होता है, मतलब कि आर्टरीज में ब्लड का कलर ब्राइट रेड होता है, एकदम ब्राइट रेड होता है, ठीक है। क्यों होता है, वाई, व्हाट इज द रीजन, इट इज रिच इन ऑक्सीजन, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन बहुत अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद में विच गिव्स इट्स अ ब्राइट रेड कलर, अब ऑक्सीजन बहुत अच्छे अमाउंट में है तो उसकी वजह से ब्राइट रेड कलर आ रहा है, ठीक है। कि उस ब्लड में हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड करा गया है, तो उसकी वजह से बहुत अच्छा कलर आ रहा है। ये जब हम आगे हीमोग्लोबिन पढ़ेंगे तो उसमें इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड बात करते हैं, आर्टरीज में ब्राइट रेड कलर होता है क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं वेन की, वेनस ब्लड मतलब कि वेन्स में, तो उसमें डार्क रेड कलर होता है, ठीक है। ऑफन अपीयर्स ब्लूइश अंडर द स्किन, तो वेन्स अगर आपको स्किन के अंडर दिखेगी, यहाँ पे जैसे मुझे दिख रही है तो ब्लूइश कलर की दिख रही है, तो क्या ये ब्लू कलर की है क्या, या इसके अंदर जो फ्लूइड बह रहा है वो ब्लू कलर का है क्या, नहीं, ठीक है। ऑक्सीजन का अमाउंट कम होने की वजह से, कभी कभी लाइट की वजह से, जो लाइट हमारी स्किन पे पड़ती है और जो हमें दिख रहा है उसमें सिर्फ हमें ऐसा दिखता है कि ब्लूइश कलर की या कहते हैं ना पर्पलिश कलर की है, बट ऐसा होता नहीं है, इट इज एक्चुअली रेड इन कलर, बट उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट कम है तो वो कलर हमको ऐसा दिखता है, ठीक है। डार्क रेड ऑफन अपीयर्स ब्लूइश अंडर द स्किन, वाई, ऐसा क्यों, बिकॉज इट हैज लेस ऑक्सीजन एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स इट डार्कर, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट तो कम है और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है, दैट्स वाई, ओके। द ब्लू कलर लुक्स, द ब्लू लुक इज जस्ट ड्यू टू हाउ लाइट पासिस थ्रू द स्किन एंड टिश्यू, जो मैंने आपको बताया कि हमारी स्किन और टिश्यू पे, जैसे दिस इज आवर हैंड, ठीक है, ये ऐसे करके हमारा हाथ है और इस पे लाइट पड़ रही है, ठीक है, और ये वेन्स ऐसे जाके, तो अगर ये ब्लू कलर की आपको क्यों दिखेगी, लाइट की वजह से, जिस अकॉर्डिंग लाइट इससे पास हो रही है उस अकॉर्डिंग हमें ये दिखेगी, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। कलर, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने कलर पढ़ी, आई होप कि आपको क्लियर होगा। उसके बाद हम बात करते हैं पीएच लेवल, ठीक है। पीएच की फुल फॉर्म ऐसे होती है ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो पीएच जो होता है इसका स्लाइटली एल्कलाइन होता है, मतलब कि बेसिक की तरफ में होता है, ठीक है। आपको पता है कि न्यूट्रल पीएच होता है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। न्यूट्रल पीएच मतलब ना बेसिक है और ना एसिडिक है, तो वो होता है 7 पे। अगर उससे कम है तो वो है एसिडिक, जितना कम होगा उतना ही एसिडिक होता जाएगा, जितना ही ज्यादा होगा उतना ही वो बेसिक होता चला जाएगा, ठीक है। तो स्लाइडली अल्कलाइन का मतलब होता है कि नॉर्मल पीएच कितना होता है ब्लड का, 7.35 से 7.45, स्लाइडली का मतलब होता है, दिस इज टी, थोड़ा बहुत, ठीक है। थोड़ा बहुत कैसा होगा, बेसिक होगा, 7 से थोड़ा ज्यादा है 3.35 और 4.5, ठीक है। हेल्प्स मेंटेन द बॉडीज केमिकल बैलेंस, होम्योस्टेसिस, ठीक है। इसका जो पीएच होता है स्लाइटली बेसिक क्यों होता है, उसका भी रीजन है, क्योंकि हमारी बॉडी का केमिकल बैलेंस जो होता है वो इसी पीएच में अच्छे से मेंटेन रहता है, ठीक है। तो इस केमिकल बैलेंस को मेंटेन करने को हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्लियर है। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तो ब्लड का टेम्परेचर होता है 38 डिग्री सेल्सियस, अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 100.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। स्लाइटली वार्मर देन द बॉडी इज एवरेज टेम्परेचर, जो बॉडी का नॉर्मल बॉडी, जो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे हल्का सा ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद हम वॉल्यूम की बात करें कि क्या अमाउंट में ब्लड होता है, ठीक है। तो देखो अडल्ट मेल की बात करें तो 5.5 से 6 लीटर्स तक एवरेज होता है कि इतना ब्लड होता है। अडल्ट फीमेल की बात करें तो 4.5 से 5.5 लीटर्स होता है, स्लाइटली कम होता है, क्योंकि वुमेन्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी आती है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, हर महीने ब्लड लॉस हो रहा है ना, दैट्स वाई मेन के कंपेयर में वुमेन में थोड़ा कम ब्लड होता है, ओके। उसके बाद में चाइल्ड की बात करें, अप्रोक्सीमेटली 80 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट होता है, ठीक है। और न्यूबॉर्न की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 85 टू 90 मिलीग्राम पर केजी होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा, ये इंपॉर्टेंट है,
उसके बाद हम बात करेंगे, ये जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे, जो भी पॉइंट्स पढ़ रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में विस्कोसिटी की बात करें। विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन, ठीक है। जैसे आपने स्लाइम देखी थोड़ी गाढ़ी होती है, पानी कैसा होता है, नॉर्मल होता है। तो विस्कोसिटी का मतलब है थोड़ा सा गाढ़ापन जो होता है, ठीक है। तो ब्लड इज थिकर देन वाटर, ब्लड जो होता है वो वाटर के कंपेयर में थिक होता है, बिकॉज उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। ब्लड में आपका प्लाज्मा भी है, ब्लड कंपोनेंट्स में ब्लड सेल्स भी हैं, उसमें प्रोटीन भी है, वेस्ट प्रोडक्ट भी है, बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद में इट हैज़ 4 to 5 times मोर विस्कोसिटी इन वाटर, वाटर के कंपेयर में 4 to 5% टाइम्स ज़्यादा विस्कस होता है आपका ब्लड वाटर के कंपेयर में। दिस थिकनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ये थिकनेस क्यों है भाई वाटर के कंपेयर में ज़्यादा थिक क्यों है, बिकॉज रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि इसमें रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में, जैसे फिब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ठीक है, ग्लोब्यूलिन, ठीक है। तो इनकी वजह से ब्लड आपका गाढ़ा होता है, ये क्लियर है। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं। तो ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 1.050 से 1.060 तक, ठीक है। ब्लड वाटर के स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है कि कोई भी चीज कितनी हैवी है, ठीक है। तो ब्लड इज स्लाइटली हैवियर देन वाटर, वाटर के कंपेयर में ब्लड स्लाइटली हैवी होता है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्रोटीन, मिनरल्स, इन सब की वजह से ब्लड आपका कैसा होता है, गाढ़ा भी होता है और उसमें वजन भी होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं सैलिनिटी, ठीक है। सैलिनिटी इसका मतलब हो गया कि सॉल्ट कंटेंट कितना है, उसमें नमक कितना प्रेजेंट है, ठीक है। तो ब्लड कंटेन अबाउट 0.9% सॉल्ट, ब्लड में कम से कम 0.9% सॉल्ट होता है, जिसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। सर्कुलेशन की बात करें कि ब्लड सर्कुलेट कैसे हो रहा है, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होती है, 3 to 4 किलोग्राम पर आवर, ये आपकी एवरेज ब्लड की स्पीड होती है, ब्लड स्पीड, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं ब्लड सेपरेशन की, ठीक है। मैंने एक वाइल में एक ब्लड लिया, ठीक है। ब्लड लेके जब मैं उसको सेंट्रीफ्यूज करूंगी, सेंट्रीफ्यूज विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूज मशीन, सेंट्रीफ्यूज मशीन की हेल्प से जब मैं उसको सेंट्रीफ्यूज करूंगी, तो क्या होगा, ब्लड जो है वो सेपरेट हो जाएगा, टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की वजह से, और मतलब कि सबका वजन अलग अलग है, तो चीज़ें हाई स्पीड पे स्पिन करने की वजह से सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 1500 आरपीएम पे, रिवॉल्व पर मिनट पे जब मैं उसको स्पिन करूंगी, तो क्या होगा, ब्लड सेपरेट हो जाएगा। तो कैसे सेपरेट होता है, देखो सबसे नीचे जो होता है आपकी पैक्ड रेड सेल बैठ जाती है, मतलब कि जितनी भी आरबीसी होगी, जो आपने एक वाइल में एक ब्लड लिया उसको सेंट्रीफ्यूज कर लिया, तो नीचे ही नीचे आपकी रेड ब्लड सेल्स बैठ जाएगी, जो कि अप्रोक्सीमेटली 38 to 48% होगी, ठीक है, जिसको हम पैक्ड रेड सेल भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में उसके ऊपर व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स आ जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, बफी कोट, अलग से कोटिंग बन जाएगी ऐसे यहाँ पे व्हाइटिश कलर की, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विच इज लेस देन 2%, 2% से भी कम होती है, ठीक है। उसके बाद में ऊपर की तरफ आपका प्लाज्मा आ जाएगा, ये येलो कलर का आपको दिख रहा है प्लाज्मा, जिस येलो कलर का होता है। प्लाज्मा में आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, तो आपको पता है कि अगर प्लाज्मा में से मैं क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल दूं, रिमूव है, ये माइनस का साइन है, माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो वो क्या बन जाता है, सीरम, ठीक है। सीरम से भी हम लैब में बहुत सारे टेस्ट लगाते हैं, प्लाज्मा में भी, प्लाज्मा की हेल्प से भी बहुत सारे हम टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। तो हमने ब्लड को जब सेपरेट करा, तो सबसे नीचे के बॉटम में तो आपके रेड सेल अलग से बैठ जाएंगे, उसके ऊपर बफी कोट होगा जिसमें आपकी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होंगी, और उसके ऊपर आपका प्लाज्मा आ जाएगा विच इज येलो इन कलर। तो आप बता सकते हो कि जो प्लाज्मा होता है इसका कलर येलो क्यों होता है, उसका रीजन होता है बिलीरुबिन की वजह से। बिलीरुबिन क्या है, ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है ऑफ हीमोग्लोबिन,
ठीक है, जब हमारी आरबीसी टूटती है ना तो उसमें हीमोग्लोबिन होता है, और जब हीमोग्लोबिन ब्रेक होता है तो उसमें से बहुत सी ऐसी चीजें निकलती है जो वापस से रीयूज हो सकती है। जब आगे हम हीमोग्लोबिन पढ़ेंगे तो उसका डिस्ट्रक्शन पढ़ेंगे और पूरा उसको ब्रीफ में पढ़ेंगे, तब आपको पता लगेगा। अभी के लिए आप इतना याद रख लो कि जब कोई आरबीसी टूटती है तो उसके अंदर से हीमोग्लोबिन निकलता है। हीमोग्लोबिन का एक ब्रेकडाउन प्रोडक्ट आपका क्या है, बिलीरुबिन, जिसका कलर क्या होता है, येलो होता है, जो कि लिवर के पास में जाता है अनकॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड ऐसे कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, तो अब जैसे जब आरबीसी सारी नीचे आके बैठ गई है तो यहाँ पे प्लाज्मा के अंदर हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन कैसे हुआ। भाई आरबीसी जब टूटेगी तभी तो उसके अंदर से हीमोग्लोबिन निकलेगा, और हीमोग्लोबिन का बाय प्रोडक्ट प्लाज्मा है, सॉरी बिलीरुबिन है। तो बट यहाँ पे तो आरबीसी टूटी है नहीं है ना। आपको अगर पता हो तो आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज। तो 120 डेज के बाद क्या होता है कि आरबीसी ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो जो ओल्ड आरबीसीज है ना, पुरानी आरबीसीज, उसका जो हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन है विच इज बिलीरुबिन, वो इसके अंदर प्रेजेंट है, इस प्लाज्मा के अंदर। दैट्स वाई इसका कलर कैसा है, येलो। समझ में आया आपको। तो जब आप ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करोगे तो वो 3 पार्ट्स में टूटेगा। नंबर 1 जो सबसे बॉटम में सेटल होगा दैट इज रेड ब्लड सेल, उसके ऊपर बफी कोट होगा विच हैज डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, और उसके ऊपर होगा प्लाज्मा विच इज येलो इन कलर। ठीक है, उसका कलर येलो क्यों होता है, बिलीरुबिन की वजह से। आगे चलते हैं, ब्लड कंपोजिशन। ब्लड कंपोजिशन दिस इज द मेन टॉपिक एक्चुअली, कि जो आपका जो ड्रेसर का वो दे रखा है ना सिलेबस, उसमें ये टॉपिक है ब्लड कंपोजिशन से। बट बेसिक तो पढ़ना ही पड़ता है, जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, अब ब्लड कंपोजिशन की बात करें तो देखो, हाँ देखो, जो ब्लड हमारे पास था या कोई भी हम ब्लड लेंगे तो वो एक होल ब्लड है। होल ब्लड का मतलब हो गया कि अभी उसमें हमने चीजों को सेपरेट नहीं करा है, अब हम सेपरेट कर रहे हैं। तो ब्लड को 2 पार्ट्स में सेपरेट करा गया है। फर्स्ट इज प्लाज्मा विच इज येलो इन कलर, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि येलो कलर का होता है बिकॉज ऑफ बिलीरुबिन विच इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन ये आया कहाँ से, ओल्ड आरबीसी से। इज दैट क्लियर, या आप नोट भी कर सकते हो। उसके बाद में प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन होता है, गैसेस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, सब चीजें होती है जो ब्लड में सर्कुलेट हो रही होती है एक्चुअली। और होल ब्लड का पार्ट ही तो प्लाज्मा है, तो ये सारी चीजें उसके अंदर होती है। अब प्रोटीन की बात करें तो 3 टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट है। कौन कौन से, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजन। ठीक है, ये तीनों प्रेजेंट होते हैं। और प्लाज्मा के अलावा क्या प्रेजेंट होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या होता है, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का अदर नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स जिसको हम आरबीसी बोलते हैं, और ल्यूकोसाइट्स जिसको हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। तो ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, तो देखो, अब ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी के भी 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज ग्रैनुलोसाइट और अग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट का मतलब हो गया कि उसमें क्या प्रेजेंट है, ग्रैन्यूल्स। और अग्रैनुलोसाइट का मतलब है कि उसमें कोई भी ग्रैन्यूल प्रेजेंट, कोई भी ग्रैन्यूल्स उसमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब देखो, ग्रैनुलोसाइट के भी फर्दर 3 टाइप होते हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। और अग्रैनुलोसाइट के 2 टाइप होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। और टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स वो और आगे होते हैं। तो ये हम ब्रीफ में जब हम एक एक को पढ़ेंगे, जैसे डब्ल्यूबीसी को, ठीक है, और प्लेटलेट्स वगैरह को, तो उसमें देखेंगे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप प्लीज नोट कर लें। उसके बाद प्लाज्मा की बात करते हैं, है ना। कि प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। आपके ब्लड का लिक्विड पार्ट क्या है, प्लाज्मा विच इज येलो इन कलर। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्लाज्मा इज द येलोइश कॉमन लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड दैट मेक्स अबाउट 55% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, हाँ मैं एक और चीज आपको बताना भूल गई। हाँ देखो, इस कंटेंट में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो आपके होते हैं 45%। जो आरबीसी होती है ये 45% होती है, और जो प्लाज्मा होता है आपका ये 55% होता है। ठीक है, ये फिक्स है। उसके बाद में रेस्ट आपका बचा हुआ वो होता है ना।
तो प्लाज्मा जो होता है येलोइश पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट होता है, जो आपके पूरे ब्लड का 55% वॉल्यूम बनाता है। इट इज़ अ फ्लूइड दैट कैरीज ब्लड सेल्स, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू आउट द बॉडी। ये एक ऐसा फ्लूइड है जो कि ब्लड सेल्स को कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, हार्मोन्स को कैरी करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को कैरी करता है थ्रू आउट द बॉडी, पूरी ही बॉडी के अंदर। ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट हम बात करते हैं वाटर। प्लाज्मा के अंदर 90% तक क्या होता है, वाटर ही होता है। ठीक है, प्लाज्मा में 90% तक क्या होता है, वाटर होता है। एक्ट एज अ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है, जिसके अंदर चीजें घुलती है। उसके बाद में हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट, वेस्ट और हार्मोन्स, और इसी के थ्रू इजीली वेस्ट, हार्मोन्स वगैरह ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद में कीप्स ब्लड फ्लूइड एंड फ्लोइंग, और वाटर कंटेंट की वजह से जो आपका ब्लड होता है वो हमेशा फ्लूइड फॉर्म में होता है और फ्लोइंग फॉर्म में होता है, कि वो बह सकता है आराम से। ओके, उसके बाद बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। देखो, आपके प्लाज्मा के अंदर सबसे फर्स्ट मैंने आपको बताया वो था वाटर, कि 90% वाटर होता है। प्लाज्मा प्रोटीन में 7% क्या होता है, आपके प्रोटीन्स होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन का मतलब हो गया ऐसे प्रोटीन जो आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट है। तो 3 टाइम के प्रेजेंट है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले एल्ब्यूमिन की बात करते हैं, तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है और वाटर बैलेंस में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं ग्लोब्यूलिन की, जो इम्यूनिटी में हेल्प करता है, एंटीबॉडीज कैरी करता है। ठीक है, उसके बाद में फिब्रिनोजन की बात करें तो वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, कभी चोट वोट लग गई, ब्लड क्लॉट कराना है, तो उसमें वो हेल्प करेगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। विच कंटेन 7%, 7% प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होता है आपके प्लाज्मा में। उसके बाद बात करते हैं जो रिमेनिंग 3% है। ठीक है, देखो 90% तो आपका क्या हो गया, वाटर, 90%। ठीक है, 7% आपका क्या हो गया, प्लाज्मा प्रोटीन। ये क्या हो रहा है, ठीक है, और रेस्ट 3% आपका क्या है, जो अब हम पढ़ने वाले हैं रिमेनिंग। इसमें क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे अब। ओके, तो देखो सबसे फर्स्ट करते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सॉल्ट और आयंस होते हैं, जैसे सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, क्लोराइड होता है और बाइकार्बोनेट होता है। ये सारे ही आपके क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या होते हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन एंड मिनरल्स। वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये रिमेनिंग 3% के अंदर है ये सारे। उसके बाद इसमें होते हैं हॉर्मोन्स जैसे कि इंसुलिन, एड्रेलिन एक्सेट्रा। उसके बाद गैसेस प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में होती है, मोस्टली आरबीसी के अंदर होती है, इसलिए प्लाज्मा में बहुत कम अमाउंट में होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व्ड होती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, ये सेम चीज है जो आपके टैब्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, इट्स अ शॉर्ट टेबल, या फिर आप समरी भी कह सकते हो उसको। देखो, वाटर की बात करें तो ये 90% होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, सॉल्वेंट की तरह काम करता है और टेम्परेचर कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। प्रोटीन की बात करें तो ये 7% होता है, जो क्लॉटिंग, इम्यूनिटी और प्रेशर बैलेंस करने में हेल्प करता है। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो 3% का ही पार्ट है, ये सारे ही वो रिमेनिंग 3% है, जो पीएच को बैलेंस करता है, नर्व्स मसल्स के फंक्शन करता है। न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ये आपको एनर्जी देता है और सेल बिल्डिंग में हेल्प करता है, कहीं भी किसी चीज़ की ग्रोथ करवानी है उसके अंदर। वेस्ट प्रोडक्ट की बात करें तो एक्सक्रीटेड बाय किडनी और लंग्स, हर ऑर्गन होता है उसका अपना एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो जब ये ब्लड सर्कुलेट होकर इन ऑर्गन्स के पास जाता है तो ये ऑर्गन्स क्या करते हैं, अपना वेस्ट प्रोडक्ट सारा ब्लड में निकाल देते हैं। ओके, फिर वो आगे जाके किडनी और लंग्स में जाके फिल्टर होना होता है, या जो भी ट्रीटमेंट उनको चाहिए वो उनको मिल जाता है। हॉर्मोन्स एंड गैसेस की बात करें तो वो बॉडी रेगुलेशन में काम करती है और रेस्पिरेशन में। आई होप ये आपको क्लियर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड, कि ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो 3 तरीके के होते हैं जो कि हमने उसमें पढ़ा था, कौन कौन से, आरबीसी, जिसका दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट्स, दूसरा नाम है डब्ल्यूबीसी, अदर नेम क्या है इसका,
ल्यूकोसाइट्स और फिर है प्लेटलेट्स। उसका अदर नेम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। इन तीनों को ही हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अब देखो, सबसे अब हम इसकी भी एक बात करते हैं। एक वर्ड आता है आपके सामने, हीमेटोपोइसिस। ये जो सारी ही चीजें हैं, देखो हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं और ब्लड से रिलेटेड चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हो रहा, जब हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं तो कौन से सब्जेक्ट में पढ़ते हैं? ये मुझे आपको शुरू में बता देना चाहिए था, ये मिस हो गया। हीमेटोलॉजी में, ठीक है। तो ये जो हीम होता है, इसका मतलब क्या होता है? ब्लड। और जहां पे भी लॉजी वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है स्टडी ऑफ, ठीक है। तो जिसमें हम ब्लड की स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हीमेटोलॉजी, ठीक है। अब देखो हीमेटोपोइसिस क्या होता है, ये एक वर्ड है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, हीमेटोपोइसिस मींस फॉर्मेशन मेकिंग ऑफ ब्लड सेल्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जो ब्लड्स बन रहे हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल्स फॉर्मेशन। तो ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? हीमेटोपोइसिस, ठीक है। हीम का मतलब क्या होता है? ब्लड। देखो, इसका ग्रीक वर्ड से ये वर्ड आया है। हीम का मतलब होता है ब्लड, पोइसिस का मतलब होता है टू मेक और प्रोड्यूस, किसी चीज को बनाना। तो कंबाइनली मतलब क्या हो गया? ब्लड का प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं। हेमेटोपोइसिस का मतलब आपको समझ में आ गया कि ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? हेमेटोपोइसिस। अब बात होती है साइट ऑफ हेमेटोपोइसिस, कि हेमेटोपोइसिस कहाँ कहाँ पे होता है, मतलब बेसिकली आपके ब्लड का प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। देखो, तीन साइड्स होती है, थ्री साइड्स होती है आपके हिमेटोपोइसिस की। कौन कौन सी? सबसे फर्स्ट आपकी होती है यॉर्क सैक, ठीक है, जो बेसिकली आपके एम्ब्रियो के अंदर होती है 0 to 2 मंथ में। जब फीटस, जो बेबी होता है, वो अपनी मदर की वॉर्म में होता है, तो स्टार्टिंग जो स्टेट आती है एम्ब्रियो, ठीक है। तो एम्ब्रियो के, बस 10 मिनट, इफ दिस इज एम्ब्रियो, तो उसके आसपास ऐसे पियर शेप अपीयर हो जाता है, ठीक है। पियर शेप, ये पियर शेप्ड होता है क्या चीज? यॉर्क सैक, ठीक है, वो जनरेट हो जाती है। तो सबसे पहले आपके हिमेटोपोइसिस का फॉर्मेशन इसके अंदर होता है, ठीक है। देखो, फर्स्ट प्लेस वेयर ब्लड सेल्स आर मेड इन द अर्ली एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर सबसे पहली जगह ये होती है जहां पे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब हैपेंस इन द यॉर्क सैक आउटसाइड द बेबी बॉडी। ये एम्ब्रियो जो है बेसिकली इसके बाहर ऐसे एक पियर शेप का स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरीके का, है ना। दिस इज एम्ब्रियो, पियर शेप का, ठीक है। वहां पर होता है फर्स्ट साइट ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन, प्रिमिटिव हिमेटोपोइसिस। ये फर्स्ट साइट होती है फीटस के अंदर, सबसे पहले एम्ब्रियो के आसपास डेवलप होता है, वहां पे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहली बार होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव हिमेटोपोइसिस, ठीक है। इट इज लाइक द फर्स्ट लाइफ सिस्टम सपोर्ट फॉर द बेबी। बेबी के लिए सबसे पहले आप इसको कह सकते हो कि ये सबसे पहला लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है, ठीक है। गिव्स अर्ली न्यूट्रिशन एंड हेल्प्स फॉर्म फर्स्ट ब्लड सेल। अब बेबी को ये क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और उसको मदद करता है कि वो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कर सके, ठीक है। आगे बात करते हैं। हम्म, तो सबसे पहले किस में हो गया? लिवर के अंदर हो गया, सॉरी, सबसे पहले यॉर्क सैक में हो गया। दूसरा कहाँ पर होता है? लिवर एंड स्प्लीन के अंदर, ठीक है। 0 to 2 मंथ्स में कहाँ होता है? आपकी यॉर्क सैक में। उसके बाद 2 to 7 मंथ तक कहाँ होता है? लिवर और स्प्लीन में। लिवर बिकम्स द मेन ब्लड सेल फैक्ट्री ड्यूरिंग द मिड ऑफ द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के बीच वाले टाइम पे लिवर जो होता है वो मेन साइट बन जाता है ब्लड सेल के प्रोडक्शन में, ठीक है। अडल्ट के अंदर तो बोन मैरो करता है, बट जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है तो उसके ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते। उस दौरान अदर ऑर्गन्स उसको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यॉर्क सैक ने बनाया, हेल्प करा ब्लड सेल्स फॉर्मेशन में, हेल्प करा उसके बाद में 2 मंथ्स तक, और उसके बाद में 2 to 7 मंथ में किसने हेल्प करा? आपके लिवर और स्प्लीन ने, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस, किस में हेल्प करता है ये? रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में जो इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करते हैं, और प्लेटलेट्स क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। इट टेक्स ओवर आफ्टर द यॉर्क सैक एंड वर्क्स अंटिल द बोन मैरो इज रेडी। ये कब अपनी जगह लेता है? जब यॉर्कसैक का वर्क पूरा हो जाता है, उसके बाद सेकंड मंथ से ये उसकी जगह ले लेता है। और कब तक हेल्प करता है? जब तक कि बोन मैरो रेडी नहीं हो जाता है ना। द स्प्लीन ऑल्सो हेल्प ड्यूरिंग द टाइम ब्लड लेसन देन लिवर।
स्प्लीन बेसिकली ग्रेवयार्ड होता है रेड ब्लड सेल्स का हमारी बॉडी में, मतलब कि आरबीसी को मारता है। बट जब बच्चा अपनी मदर के पेट में होता है, जब डेवलप हो रहा होता है, तो 2 to 7 मंथ के बीच में स्प्लीन भी एक सपोर्टिंग सिस्टम बन जाता है, ठीक है। ये हेल्प तो करता है फॉर्मेशन में ब्लड सेल्स के, पर लिवर के कंपेयर में कम करता है, ओके। उसके बाद में दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस। जब इस प्रोसेस को जब लिवर और स्प्लीन एक्स्ट्राली हेल्प करते हैं ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस। ये आप याद रखना, डबल कॉमास में लिख लेना इसको। उसके बाद फाइनली बोन मैरो, ठीक है। 7 मंथ से अडल्ट लाइफ तक, मतलब 7th मंथ से लेके जब तक वो बच्चा बढ़ता ही चला जा रहा है उसकी अडल्ट लाइफ तक, उसके ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में। स्टार्ट्स वर्किंग बिफोर बर्थ एंड कीप्स गोइंग फॉर लाइफ। ये शुरू कब होता है, बर्थ से पहले, क्योंकि बच्चा जो होता है वो 9 मंथ्स तक अपनी मदर के पेट में रहता है और डेवलप होता है, ठीक है, यूट्रस में रहता है। तो उसके जन्म से पहले हो गया वो, ठीक है। और कब तक रहता है, थ्रू आउट दिस लाइफ, जब तक उसकी जिंदगी है तब तक, ठीक है। ब्लड सेल्स आर मेड इनसाइड द बोन्स, बोन्स के अंदर बनता है ब्लड सेल्स। स्पेशली फ्लैट बोन्स लाइक रिब्स और पेल्विस, जहाँ जहाँ पे आपके जो फ्लैट बोन्स होती है, जैसे कि हिप्स हो गए आपके, रिब्स हो गए, और है ना पेल्विस वाला एरिया हो गया, वहाँ पर, ठीक है, बोन मैरो प्रेजेंट होता है आपके बोन्स के अंदर। सॉफ्ट जिलेटिनस टिश्यू, वहाँ पर इसका फंक्शन होता है, मतलब ब्लड सेल्स वहाँ प्रोड्यूस होते हैं। मेन साइट फॉर द ब्लड सेल प्रोडक्शन ऑफ द बर्थ, बर्थ के बाद में भी ये मेन साइट बन जाता है। 7 मंथ से बोन मैरो टेक ओवर कर लेता है। तो ये 3 साइट्स थी आपके। उसके बाद बात करते हैं स्टेजेस ऑफ बोन मैरो, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।